हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो कल की क्लास में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कैपिटल गेन को ना। ठीक है, उसमें हमने समझा था कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब कवर किया था। अब आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे पास ऐसे तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, वो तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 47, जो हमें बताएगा कि असेट ट्रांसफर कब मानोगे। मतलब आप कह रहे हो कि असेट सेल हुई तो ट्रांसफर है, ठीक है, लेकिन सिर्फ सेल पे ट्रांसफर नहीं होता। अगर मान लो असेट को सेल नहीं किया बल्कि उसको एक्सचेंज कर लिया, आपने एक असेट दी उसके बदले दूसरी असेट ले ली, दैट इज आल्सो केस ऑफ ट्रांसफर। वो असेट डिस्ट्रॉय हो गई, दैट इज आल्सो केस ऑफ ट्रांसफर। तो ऐसे कितने केसेस है सब यहाँ कवर होंगे। फिर सेक्शन 45 जनरल सेक्शन कवर करेंगे। फिर आएगा स्टूडेंट ये जनरल सेक्शन की ना तीन एक्सेप्शन है इंटरमीडिएट लेवल पे हमारे सिलेबस में। ठीक है, वो तीन एक्सेप्शन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। वो यहाँ देखते हैं कि ऐसी कौन सी तीन एक्सेप्शन है जो कहती है वो चार्जेबिलिटी ईयर यहाँ पे हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको तो लिख ही लेना, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक इन एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ट्रांसफर क्या होता है। पहला पॉइंट, अगर कुछ भी सेल हुआ है, ठीक है, आपने कुछ दिया उसके बदले कंसिडरेशन ले लिया, ट्रांसफर। एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, कुछ के बदले कुछ, यानी कोई असेट देके उसकी दूसरी असेट ले ली, तो उसकी कोई सर्विस ले ली अपनी असेट देके, कुछ भी लिया है ना, तो दैट इज अ केस ऑफ एक्सचेंज। फिर एक्सटिंग्विशमेंट, मतलब मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आई, पर्सन की असेट थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई ना, तो उसके केस में भी हम कहेंगे हाँ जी ये ट्रांसफर हुई है। प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई लेकिन उस प्रॉपर्टी में हमारा राइट खत्म हो गया, अधिकार खत्म हो गया। ठीक है, कैसे होगा मैम खत्म? अरे ऑब्वियसली ना, आप सोच के देखो प्रैक्टिकली। आपने किसी से कुछ तो उसको कंसिडरेशन वाला दिया, उससे लिया होगा और अपना राइट दे दिया कि चलो अब इस प्रॉपर्टी को तुम यूज करना, मेरा इस पे राइट नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर। कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है? एग्जाम्पल देखो, मान लो ना गवर्नमेंट को एक हाईवे बनाना है, ठीक है, यहाँ पर एक घर है, एक पर्सन की, उसकी कैपिटल असेट है। चिंतामणि को उन्होंने कहा चिंतामणि ये घर हमें चाहिए, वो कहेगा नहीं मैं नहीं दूंगा, कोई बात नहीं मत दो, है ना, गवर्नमेंट के पास और कोई काम नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो वो ऐसे हाईवे ले जाएगा। फिर ऐसे थोड़ी ना होगा, हाईवे तो सीधा सीधा होगा। तो इसके केस में वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी देना चाहे ना देना चाहे, उससे उसकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जाएगा, उसके बदले में उसको कंपनसेशन दे देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी तो देनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल एक्चुअल उसका फेयर कंपनसेशन दिया जाता है जो भी मार्केट वैल्यू वगैरह होती है। लेकिन ऐसे केसेस को भी कहेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब क्या हुआ, एक ना स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं। मैंने बोला था प्रॉपर्टी डीलर के केस में उसके पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो यहाँ पर ये सारे उसके लिए क्या आते हैं, उसका स्टॉक थे। ठीक है, उसके पास ना एक पर्सनल फ्लैट भी पड़ा था जिसमें वो खुद रह रहा था, लेकिन उसको पता चला कि मेरा ये वाला जो फ्लैट है ना, मैं काम करता हूँ दूसरे में शिफ्ट हो जाता हूँ, इसको भी मैं अपने स्टॉक में डालता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, लोगों की डिमांड में है, मेरे को बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। इस फ्लैट को भी उसने इन्हीं वालों में एडअप कर दिया, यानी अपनी कैपिटल एसेट को अपनी एसआईटी बना लिया, स्टॉक इन ट्रेड बना लिया। वो केस भी होगा कि हाँ उसने अपनी एसेट को ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना दिया, दैट इज ऑल्सो केस ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, समझ आया? ये भी क्या मानोगे कि हाँ ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपने दूसरे पर्सन को कह दिया कि अब आप इस पे पोजेशन ले लो, मतलब अब आपकी हो गई ये प्रॉपर्टी, अलाउइंग द पोजेशन, अब आप इसको यूज कर लो, तो दैट इज ऑल्सो केस ऑफ स्टूडेंट ट्रांसफर। ठीक है, लिखो अलाउइंग अलाउइंग द पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आपने दूसरे पर्सन को कह दिया नाउ यू कैन टेक द पोजीशन ऑफ इट। मान लो आप कोई घर है, अब आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं तुम एक काम करो रख लो, अच्छा मैम ऐसे ही रख ले, नहीं, क्या होता है किसी का ना कुछ कोई काम पूरा करना था, उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसने कहा मैं एक काम करो तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दो, इसके बदले में मेरी इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को तुम रख लेना। ठीक है, तो हाँ साफ समझ आ रहा है ना कि ये ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी, उसने उसके बदले कोई काम कर दिया, या कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया, आधा कॉन्ट्रैक्ट कर दो, इसकी वैल्यू इतनी बनती है, तुम प्रॉपर्टी रख लेना लेकिन मेरा ये काम कर दो, तो दैट इज अ केस ऑफ ट्रांसफर। allowing the possession of any immovable property to be taken or retained to be taken or retained to be taken or retained in performance of contract or in part performance of contract, in full or part performance of contract.
समझ आ गया? जहां डाउट हो रहा हो प्लीज साथ साथ में पूछते रहना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, कई बार अब लोग क्या करने लग गए हैं, वो ना मान लो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन जाते हैं। कैसे? उनको एक फीस दे दी। अब जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम मेंबर बनते हैं ना बाय पेइंग द फीस, तो क्या होता है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास नॉर्मली क्या होता है ना, उनके ना घर बने होते हैं, वहां पे उन्होंने घर बना रखे होते हैं, फ्लैट सिस्टम होता है, फ्लैट्स बना रखे हैं, वो अपने सारे मेंबर्स को एक एक फ्लैट का पोजीशन दे देते हैं, नाम नहीं करते उनको, उनको कहते हैं नाउ यू कैन यूज इट, आप इसमें रह सकते हो क्योंकि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ किया गया ना स्टूडेंट, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि रजिस्ट्री इस पर्सन के नाम पे कर दी, नहीं नहीं, जब तक आप हमारे मेंबर हो आप इस घर में रह सकते हो, रेंट नहीं ले रहे वो, इसके बदले रेंट का केस अलग होगा, रेंट नहीं है यहाँ पर। उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया है ना कि पर्सन को उसका राइट दे दिया, रेंट मत लेना यहाँ पर, ठीक है, रेंट इज नॉट अ केस हियर, क्लियर बोला मैंने आपको कि उसने फीस पे करी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बना इसलिए वो वहां पे रह पा रहा है, अब उसका वो राइट है रहना, तो दैट इज ऑल्सो केस ऑफ ट्रांसफर की कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने मेंबर्स को ये ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? चलो लिखे इसके बारे में भी, आओ स्टूडेंट्स लिखो यहाँ पर, एनी ट्रांजेक्शन लाइक, ब्रैकेट में कर लेना भी है, लाइक बिकमिंग अ मेंबर ऑफ, लाइक बिकमिंग अ मेंबर ऑफ, और एक्वायरिंग द शेयर, या कोई शेयर खरीद लिया, और एक्वायरिंग द शेयर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये शेयर खरीदने का मतलब शेयर कैपिटल नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की शेयर कैपिटल नहीं होती, कंपनी की होती है, इसका मतलब है कि उनका पार्ट ले लिया, ठीक है ना, उनका उनका अधिकार, उसमें रहने का राइट लिया, दैट इज अ शेयर हियर। सो एक्वायरिंग द शेयर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, acquiring the share in a cooperative society which has to be fixed, ब्रैकेट बंद, ठीक है, which has to be fixed, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एग्जांपल था तो आप उसको ब्रैकेट बंद करके लिखो, which has to be effect of transferring or enabling the enjoyment of immovable property, effect of transferring or enabling, उसको enable कर दिया, enabling the enjoyment of immovable property, और enjoyment of immovable property। सबको समझ आ गया? क्लियर? चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट ऑफ सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 47, अगर कभी भी जीरो कूपन बॉन्ड्स को रिडीम कर रहे हो तो हम कहेंगे जीरो कूपन बॉन्ड्स को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। ओके चलो, ये जीरो कूपन बॉन्ड्स पे से ना काफी बार एमसीक्यू आ जाता है कि जीरो कूपन बॉन्ड को रिडीम कर रहे हो तो क्या ये केस ट्रांसफर का है? हाँ जी, ये केस ट्रांसफर का है, डेफिनेटली ये केस ट्रांसफर का है। ओके अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल सेक्शन, दैट इज अ चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 45, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। सेक्शन नंबर 45 स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, कि कब मानेंगे कि भाई ये जो असेट ट्रांसफर हुई है ना इस पे अब टैक्स लग जाना चाहिए क्योंकि ये इसका ट्रांसफर ईयर है। तो स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, दैट इज अ चार्जिंग सेक्शन है। स्टूडेंट देखो हमारे पास ना सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन नंबर 1 है, वो क्या है? सेक्शन 45 सब सेक्शन नंबर 1 इज अ जनरल सेक्शन ऑफ सेक्शन 45। अब उसमें उसने क्या कहा, जनरल सेक्शन में उसने कहा कि देखो कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स, कैपिटल गेन मतलब टैक्स उस साल में लगेगा जिस साल में ट्रांसफर हुई है, ठीक है, उस जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर टू प्लेस ना उस साल को हम कहेंगे कि हाँ भाई इसका कैपिटल जो है इसका टैक्सेबल ईयर है। ओके तो क्या बोला उसने कि देखो जिस भी साल में, जिस भी प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होएगी वही साल उसके लिए टैक्सेबल ईयर होगा, यानी चार्जेबल टू टैक्स होगा, चार्जेबल टू टैक्स होगा, ठीक है, इन सच प्रीवियस ईयर। लेकिन तीन ऐसे एक्सेप्शन है इंटरमीडिएट लेवल, देखो एक्सेप्शन इसकी और भी हैं बट वो फाइनल लेवल पर है, हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल पर तीन एक्सेप्शन है जो हम यहाँ पर कवर करते हैं।
अब वो 3 एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं जिसमें वो कह रहा है ऐसा नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर टू प्लेस ना उसी में टैक्स लगेगा, नहीं नहीं बाद में भी लग सकता है। ठीक है, अब वो क्या है तो देखो, तो क्या पॉइंट आता है यहाँ पर, और ये जो है दिस इज वेरी मच रिपीटेड इन एग्जामिनेशन, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो अच्छे से समझ लेना, जहां डाउट हो क्लियर करना साथ साथ। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन नंबर 1, यानी जनरल सेक्शन की एक्सेप्शन। मैम कितनी एक्सेप्शन है, ये मैंने पहले ही बोल दिया भाई, 3 एक्सेप्शन है। कितनी है? 3 एक्सेप्शन है। इसके लिए ना चार्ट बनाते हैं, आ जाओ चार्ट बना लो यहाँ पर 3 एक्सेप्शंस का, और स्पेस इस हिसाब से रखना कि हाँ हमें यहाँ पे लिखना है अच्छे से, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, बल्कि इनफैक्ट इसका चार्ट बनवा देती हूँ आपको, 1 मिनट लिखो। सो हियर द फर्स्ट पॉइंट इज, ये आ गया। चलो पहला हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन नंबर 1A, देन सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन नंबर 2, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर आवर सिलेबस इज सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन नंबर 5। अब ये क्या कहते हैं, पहला मैंने क्या बोला आपको, सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन नंबर 1A। 1A हमें क्या बोल रहा है भाई, 1A हमें कहता है कि देखो अगर कोई भी एसेट है जो कि कभी डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय मतलब मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई फ्लड आई, ठीक है, अब वहां पे कोई किसी की बिल्डिंग थी वो खत्म हो गई, बाढ़ में वो बिल्डिंग खत्म हो गई, तो इसके केस में कब मानोगे कि एसेट ट्रांसफर हो गई। अब आप कह रहे होंगे मैम एक तो भाई बताओ बेचारे का नुकसान हो गया, ऊपर से ये क्या कह रहे हैं कि इसको ना ट्रांसफर मान लो, नहीं होता क्या है, मान लो ये लैंड, ये बिल्डिंग थी, ठीक है, ये खत्म हो गई, अब क्या होगा, ट्रांसफर क्यों मान रहे हैं, अब इसके पीछे की कहानी समझा, अब आएगी पिक्चर में इंश्योरेंस कंपनी, उसको इंश्योरेंस देगी ना। तो स्टूडेंट्स इन्होंने बोला कि अब आप ये देखो, ये जो बिल्डिंग है इस पर्सन की बिल्डिंग खत्म हो गई थी ईयर 2024-25 में, ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ ये ट्रांसफर हो गई, यही कहेंगे ना हम, हाँ मैम ट्रांसफर हो गई क्योंकि वो बिल्डिंग खत्म हो गई। ट्रांसफर जो है वो एक्सटिंग्विशमेंट पे भी होता है, तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई, ठीक है। अब आई गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा चिंतामणि सुनो, तुम्हारी बिल्डिंग ट्रांसफर हो गई है, हमें इस पे टैक्स दो। ये कोई लॉजिक बना क्या? उसने कहा सर एक तो मेरी बिल्डिंग खत्म होगी, ऊपर से आप टैक्स मांग रहे हो। वो कहता है देखो आपकी बिल्डिंग खत्म हो गई है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस था, आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा, तो अब आप हमें टैक्स दो, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है यानी आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो हमें टैक्स दीजिए। चिंतामणि ने बोला कि सर बात सुनो, आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे जिस साल में, क्योंकि ऐसा नहीं है बिल्डिंग खत्म हुई इंश्योरेंस साथ की इंश्योरेंस कंपनी बैठी है आइए आइए सर इंश्योरेंस ले लीजिए, ऐसा नहीं होता। पर्सन हैव टू डू एक्चुअली स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने, सब कुछ पॉलिसीज दिखानी, सब करना पड़ता है। तो चिंतामणि ने कहा जिस साल में मुझे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा, मेरे पास पैसा आएगा, उस साल में आप इसको टैक्स लगा लेना, यानी ट्रांसफर ईयर बेशक 24-25 है, लेकिन जिस साल में, जिस प्रीवियस ईयर में मुझे पैसा रिसीव होगा ना, आप उसको टैक्स ईयर रखना कि जिससे मेरे पास जो आएगा अमाउंट मैं उसमें से आपको टैक्स दे दूंगा। समझ आ गया? यही है हमारे पास सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन नंबर 1A, दैट इज इंश्योरेंस रिसीट्स का केस। अब इसको लिख लें, आ जाओ लिखो स्टूडेंट, इंश्योरेंस रिसीट। अब इंश्योरेंस रिसीट क्या कहता है हमें कि ट्रांसफर योर टैक्स ईयर में यहाँ पर फर्क है। क्या है ये इंश्योरेंस रिसीट का केस, कि उसको इंश्योरेंस मिला है, ठीक है। ट्रांसफर ईयर लिख लो इधर, तीनों पॉइंट्स का होगा तो इस हिसाब से लिखना, और ये है हमारा टैक्स ईयर की टैक्स कब लग रहा है, ओके। अब स्टूडेंट इंश्योरेंस रिसीट के केस में ट्रांसफर ईयर कब मान रहे हो, जिस साल में प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, दैट इज द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, जब वो कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुई हमने कहा हाँ ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। लेकिन टैक्सेबल ईयर कौन सा होगा, टैक्स कब लगेगा भाई, जिस साल हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा, ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव, वो टैक्स ईयर होगा, तब उस पर्सन को टैक्स देना होगा, ठीक है। चलो लिखें, सो ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव्ड, ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव्ड, बस इतना सा ही था सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन नंबर 1A, ओके। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आती है बात सेक्शन नंबर 45। अच्छा इसकी कुछ और आपको एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स दिखाती हूँ, अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह क्या मानी है, पहले एक बार इन तीनों को समझ लो, फिर एक एक करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन नंबर 2, ठीक है।
अब ये क्या है, देखो सेक्शन 45 सबसेक्शन नंबर 2 ने हमें बोला कि देखो मैं बात करूंगा अगर असेट जो है वो कंपल्सरी एक्वायर हो गई है तो क्या होगा, कंपल्सरीली एक्विजिशन ऑफ असेट, कंपल्सरीली एक्विजिशन ऑफ असेट। अब मैंने आपको क्या बोला कि नॉर्मली कंपल्सरी एक्विजिशन कब होती है, भाई गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो उनकी किसी प्रोजेक्ट के बीच में आ रही थी तो वो ले लेंगे। अब उन्होंने कहा कि ठीक है ईयर 24-25 में गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, ओके, और साथ ही कहता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो टैक्स, तो उसने कहा सर आपने मुझे कंपनसेशन दे दिया, उसने कहा नहीं नहीं कंपनसेशन 2 साल बाद दूंगा। कंपनसेशन तो तुम 2 साल बाद दोगे और यू आर एक्चुअली अज्यूमिंग कि मैं तुमको टैक्स अभी दे दूं, ऐसा कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसके केस में उसने कहा कि सर एक काम करो आप में से टैक्स ले लो, लेकिन जिस साल मुझे कंपनसेशन मिलेगा ना उस साल में टैक्स लेना, अभी सिर्फ ट्रांसफर मान लो, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट हमारे पास ईयर ऑफ ट्रांसफर एंड ईयर ऑफ टैक्स ईयर में यहाँ पे फर्क। लिखो अब इसको, लिखो क्या बोला उसने कि ट्रांसफर ईयर कौन सा होगा, ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज कंपल्सरीली एक्वायर्ड, लिख लीजिए ईयर इन विच कंपल्सरीली एक्वायर्ड, वो असेट जो है कंपल्सरी एक्वायर्ड करी थी, कंपल्सरीली एक्वायर्ड। लेकिन टैक्स ईयर कौन सा होगा, टैक्स ईयर वो होगा जिस साल में कंपनसेशन रिसीव होगा, ईयर इन विच कंपनसेशन इज रिसीव्ड, ईयर इन विच कंपनसेशन रिसीव, जिस साल कंपनसेशन मिलेगा वो साल होगा हमारे पास टैक्स ईयर। समझ आ गया सबको, चलो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखते हैं दैट इज सेक्शन नंबर 45, सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन नंबर 5। एक मिनट, गलती से मैंने यहाँ पर आपको ये 45 सबसेक्शन 5 भी बता दिया है, इसको ठीक कर लो, नॉट द 45 सबसेक्शन 2, 45 सबसेक्शन 5, ठीक है। गलती से मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया था, मैंने ध्यान नहीं करा, तो सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन नंबर 5, प्लीज इसको क्लियर कर लो, ठीक कर लो अभी के अभी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन नंबर 2 की, 45 सबसेक्शन नंबर 2 की। ये क्या कहता है, अब ये कहता है एक पर्सन के पास, वही बिल्डर वाला एग्जाम्पल लो कि उसके पास कुछ कैपिटल असेट था, उसने उसको एसआईटी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो कैपिटल असेट को एसआईटी बना लिया, स्टॉक इन ट्रेड बना लिया, कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे चिंतामणि को बोला सुनो तुम अपना फ्लैट को स्टॉक इन ट्रेड बना रहे हो, हमें जो है टैक्स है, तो उसने कहा सर मैंने सिर्फ फ्लैट को स्टॉक इन ट्रेड बना लिया, ठीक है आई एग्री, ट्रांसफर हो गया, लेकिन क्या मेरे हाथ में कोई पैसा आया, आपको टैक्स कहाँ से दे दूं, अपनी एफडी तोड़वा लूं। उसने कहा नहीं ऐसा मत करो, एक काम करना जिस भी साल में अब तुम्हारा ये वाला फ्लैट जो तुमने स्टॉक बनाया है ये जब सेल होगा उस साल में मेरे को इस पे टैक्स दे देना, ठीक है, फेयर एनफ, तब पैसा आएगा तब टैक्स देना। तो लिखो यहाँ पर स्टूडेंट ट्रांसफर ईयर कौन सा हो गया, ट्रांसफर ईयर वो होगा जिस दिन कन्वर्जन हुई है, ठीक है, ईयर ऑफ कन्वर्जन, ईयर ऑफ कन्वर्जन किस में कन्वर्जन हुई थी, कैपिटल एसेट इनटू एसआईटी में। लेकिन टैक्स ईयर कौन सा होगा, ईयर इन विच सच स्टॉक इज सोल्ड। अब आप कहोगे मैम स्टॉक तो फिर पीजीबीपी में देखेंगे, स्टॉक पीजीबीपी बन गया ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात आई कि वो जो कैपिटल एसेट था वो एसआईटी बना है तो उस पर भी तो टैक्स लगेगा, उस पर भी टैक्स उसी साल में लगेगा, ईयर इन विच एसआईटी इज सोल्ड। स्टॉक इन ट्रेड जो है वो वाला सेल होगा तब हम कहेंगे कि हाँ भाई इस पे जो है हमें टैक्स दे दो। समझ आई, ये 3 ऐसे केसेस हैं ऑन द इंटरमीडिएट लेवल जहाँ पे ट्रांसफर ईयर और टैक्स ईयर जो है वो डिफरेंट है। अब स्टूडेंट्स एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं विद की इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह क्या लेनी है, ठीक है आ जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन नंबर 1A। एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन नंबर 1A क्या बोलता है, ये इंश्योरेंस क्लेम मिला है किस पर, जब असेट जो है वो डैमेज या डिस्ट्रॉय हुई है। लिखो इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। आई होप सबको इसके ट्रांसफर ईयर और टैक्स ईयर समझ आ गया होगा, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज अपनी कंफ्यूजन मुझे मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में और इन द व्हाट्सएप ग्रुप सो आई कैन क्लियर इट आउट, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई टैक्सेबल कौन से साल में है, फटाफट से मेरे साथ पे बोलते रहो मैम, टैक्सेबल इन ईयर इन विच सच कंपनसेशन इज रिसीव, ठीक है भाई, टैक्सेबल ईयर इन विच कंपनसेशन रिसीव, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया सबको, चलो इन विच कंपनसेशन रिसीव, कंपनसेशन रिसीव, हाँ भाई बात भी सही है, पैसा आएगा तो हम टैक्स देंगे, ऐसे कैसे दें, बट
यहाँ पर बात आई, मान लो कंपनसेशन रिसीव हुआ तो टैक्सेबल है, लेकिन अगर कंपनसेशन रिसीव ही नहीं हुआ, सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगी, सो इट इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, लिखो इसीलिए। इफ क्लेम रिसीव्ड, अगर तो क्लेम मिला है तो टैक्सेबल, इफ क्लेम रिसीव्ड सो टैक्सेबल, बट अगर क्लेम नहीं मिलता, इफ क्लेम नॉट रिसीव ड्यू टू एनी रीजन, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हम नहीं क्लेम देंगे या इंश्योरेंस था ही नहीं, सो नॉट टैक्सेबल, ठीक है, तो फिर टैक्स नहीं देना, नॉट टैक्सेबल, क्लियर है ये। अब मान लो चलो भाई ये टैक्सेबल था, तो अब इसकी कैपिटल गेन कैसे निकलेगा वो देखते हैं। सो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। स्टूडेंट्स नॉर्मली हम कैप गेन कैसे निकालते हैं, कोई मुझे बताएगा? मैम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से ना उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस कर दो, बस वही तो करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? जितना उसको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है उतना ही तो उसका कंसिडरेशन वैल्यू हुआ, तो लिखो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये नोट्स डाउनलोड करने हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो भी साथ साथ में नहीं बना पा रहे हैं, सो डोंट वरी, आपका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ऐप पे जाकर आपको वहाँ पे ये जो है सेक्शन मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब इसमें से लेस क्या करोगे स्टूडेंट्स? हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिवन होगी वो, उसको माइनस कर देंगे। मान लो कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट थी, उसने कुछ और काम करवाया था, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो भी माइनस कर दो, जो भी बचा दैट विल बी द कैपिटल गेन, ठीक है। ऐसे शॉर्ट टर्म थी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वरना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके ग्रेट। इसके बाद नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन नंबर 5। क्या पढ़ा था हमने भाई? सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 5 में मैंने आपको क्या बताया? जल्दी से आ जाओ एक बार देख लेते हैं। मैम उसमें आपने बताया कि अगर एसेट जो है वो कंपल्सरी एक्वायर हुई है तो उसके केस में क्या रहेगा। ओके तो अब इसी के एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आइए स्टूडेंट देखो। सो नाउ द पॉइंट इज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर आ गया, एक तो लिख लो सेक्शन 45 सबसेक्शन नंबर 5 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट। ठीक है स्टूडेंट, टैक्सेबल ईयर कौन सा है? मैम टैक्सेबल ईयर वो ईयर होगा जब कंपनसेशन रिसीव होगा, ठीक है, सबसे पहले तो यही लिख लो, टैक्सेबल ईयर इन विच कंपनसेशन रिसीव, in which compensation is received, in which compensation is received। ठीक है, अगर अब यहाँ पर बात आई कि इसका ना कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट्स पहले तो एक बात सुनना, देयर आर टू टाइप ऑफ कंपनसेशन। फर्स्ट इनिशियल कंपनसेशन, उसके बाद हो सकता है कि उस पर्सन को लग रहा है नहीं मुझे कंपनसेशन कम मिला, वो कोर्ट में गया या किसी भी वजह से गवर्नमेंट को ही लग गया, या जिस पर्सन ने कंपल्सरी एक्वायर किया है कि भाई ये तो कंपनसेशन कम दे दिया, तो वो उसको बढ़ा के भी दे सकते हैं, दैट इज एनहांस्ड कंपनसेशन। ठीक है, नॉर्मली अपने आप तो भाई कोई देता नहीं है, पर्सन क्या होता है, प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, पर्सन कोर्ट में जाता है कि या गवर्नमेंट को अपील करता है कि भाई कंपनसेशन मुझे कम लग रहा है, ठीक है, इसकी तो मार्केट वैल्यू भी ज्यादा है, तो उस केस में वो उसको कंपनसेशन बढ़ा के देते हैं। सो दे आर टू काइंड ऑफ कंपनसेशन, इनिशियल कंपनसेशन एंड द एनहांस्ड कंपनसेशन। अब देखते हैं इसके केस में क्या होगा। अगर तो बात हम करते हैं इनिशियल कंपनसेशन की, ठीक है, उसको इनिशियल कंपनसेशन मिला, कैपिटल गेन कैसे निकालोगे भाई? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? यहाँ कंसिडरेशन है दैट द कंपनसेशन पार्ट, ठीक है, तो लिखो इनिशियल कंपनसेशन, इनिशियल कंपनसेशन जितना भी मिला है वही इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। लेस क्या माइनस करेंगे इसमें से भाई? अगर कुछ भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इन केस ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, सब माइनस करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट आ रहा है तो वो बन जाएगा हमारे पास एसटीसीजी या फिर एलटीसीजी, डिपेंड ऑन द होल्डिंग पीरियड ऑफ असेट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एनहांस्ड कंपनसेशन के केस में क्या होगा? अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, क्या मैम? पहले तो ले लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब जितना भी एनहांस्ड कंपनसेशन आया, मान लो 1 लाख रुपए का कंपनसेशन और मिल गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दैट इज एनहांस्ड वन, एनहांस्ड कंपनसेशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, दिक्कत आती है कि इसके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे स्टूडेंट्स? इन दीज काइंड ऑफ केसेस क्या कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है?
एनहांस्ड कंपनसेशन के लिए कुछ और खरीदा नहीं, जितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी ऑलरेडी इनिशियल वाले में उसको डिडक्शन मिल गई। फिर यहाँ क्या करें, तो क्या पूरा का पूरा जो कंपनसेशन है वो टैक्सेबल होगा? नहीं। नॉर्मली ना मैंने आपको बोला ही भाई कोर्ट में तो जाना ही पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट को अपील करनी पड़ती है, तभी जाकर कंपनसेशन एनहांस होकर मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो जितने भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस आए हैं, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर में जितने भी खर्चा हुआ है ना जो भी, तो वो हमारे पास होता है लिटिगेशन एक्सपेंसेस, वो माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया है यहाँ पर। जो बचेगा दैट विल बी द एसटीसीजी और एलटीसीजी। मैम एसटीसीजी कैसे पता लगाएं, एलटीसीजी जो इनिशियल वाले के केस में आ रहा है होल्डिंग पीरियड के हिसाब से वही यहीं पे आ जाएगा, एसटीसीजी या एलटीसीजी। तब एसटीसीजी आया था तो ये भी एसटीसीजी होगा, एलटीसीजी था तो ये भी एलटीसीजी होगा। क्लियर? अच्छे से सबको पता चल गया? कहीं कोई डाउट है? नहीं, चलो ठीक है। अब बात आई, मान लो कंपनसेशन जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जब जब इंस्टॉलमेंट मिलेगी तब तब टैक्स लगता रहेगा। लिखिए स्टूडेंट, चलो। सो इन केस इफ कंपनसेशन इन रिसीव्ड, इन केस इफ कंपनसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिली है तो क्या होगा? इफ कंपनसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, तो स्टूडेंट देखो दो टाइप की हो गई, पहले तो इनिशियल एंड द एनहांस्ड वन। दो टाइप की कंपनसेशन है, इनिशियल और एनहांस्ड वाली। यही तो इंस्टॉलमेंट में मिल रही है कि एनहांस्ड भी मिल रही है बाद में। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब हमारे पास इनिशियल के केस में जब हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है, हमने उसको टैक्स लगा देना है, ठीक है। तो ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई, टैक्स लगा दो। उसके बाद जैसे जैसे रिसीव होगी उसको टैक्स लगाते रहना। तो टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव, टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव, जब जब रिसीव होगी तब तक टैक्स लगेगा। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स होता क्या है ना, प्रैक्टिकली देखो तो इनिशियल में वो पैसा मिलता है जो एक बार में डिसाइड होता है इतना मिलेगा, फिर पर्सन लिटिगेशन के लिए गया, ठीक है, कोर्ट कचहरी गया, फिर उसको एनहांस्ड मिला यानी इंस्टॉलमेंट में मिल गया है, ठीक है। तो टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। इसके केस में क्या कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है? एनहांस्ड के केस में नहीं, इसके केस में होता है लिटिगेशन एक्सपेंसेस। ओके नाउ, अच्छा अब क्या हुआ था ना, कंपनसेशन तो मिल गया, लेकिन क्यों कंपनसेशन मिला था, कोर्ट केस चल रहा था, उसके बीच में एक इंटरिम ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया कि चलो ठीक है इनको पैसों की भी जरूरत है, घर आपने उनका ले लिया, घर उनको बनाना पड़ेगा, 2 लाख रुपए दे दो। आपको एक बात पता है, मैम टैक्स लगा दो, 2 लाख मिल गए, ठीक है। लेकिन इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है अभी केस चल रहा है, उसके बीच में ऑर्डर पास हो गया, बाद में क्या पता जाके ऑर्डर बदल जाए। तो ऐसे केसेस में जब तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं होता हम उस पर टैक्स नहीं लगाते। तो लिखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन रिसीव ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ना, अगर कंपनसेशन मिला है, कंपनसेशन रिसीव्ड ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो चाहे वो कंपनसेशन मिल गया इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जब तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं होगा आप टैक्स नहीं लगाओगे, अदरवाइज तो फिर लोगों को दिक्कत होगी ना, पहले टैक्स लगा दिया फिर कहा नहीं नहीं ये तो बनता ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में कंपनसेशन रिसीव ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो फॉर अ सेफर साइड टैक्स कब लगाएंगे, जब फाइनल ऑर्डर पास अप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ऐसे केसेस में टैक्स कब लगेगा, नॉट एन ईयर रिसीट, जब उसको पैसा मिला है उस ईयर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो इंटरिम ऑर्डर पे मिला है ना। नॉट एन ईयर ऑफ रिसीट, इंटरिम ऑर्डर मतलब कि अभी कोर्ट केस चल रहा है, बीच में एक ऑर्डर पास हो गया कि चलो ठीक है जब तक वर्डिक्ट फाइनल नहीं होता आप इनको ये पैसा तो दे दो। फिर कब मिलेगा, ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर, ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर पास्ट, जब फाइनल ऑर्डर पास होगा उस साल में करेंगे। समझ आ गई बात, चलो ठीक है। अच्छा अब मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना अगर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेट कंपनसेशन मिल रहा है, अब उसने कहा भाई एक तो तुम मुझे लेट पैसा दे रहे हो तो कुछ इंटरेस्ट पे कर दो, ठीक है। तो इंटरेस्ट के केस में वो कब टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट कैपिटल गेन में टैक्स नहीं लगता। इसके अगर कुछ भी ना कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, लेट कंपनसेशन पे इनफैक्ट, तो उसका इंटरेस्ट जो होता है स्टूडेंट दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और बल्कि वहां पे जाकर उसको 50% की फ्लैट डिडक्शन भी मिल जाती है। मान लो 10 लाख रुपए मिले, 5 लाख की फ्लैट डिडक्शन, ठीक है, अंडर सेक्शन 57, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो 57 सेक्शन में उसको 50% की डिडक्शन मिली, बाकी के 5 लाख पे टैक्स लगेगा, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, नॉट इन द कैपिटल गेन। तो लिख लो इसको यहाँ पे, एनी इंटरेस्ट, any interest received on late compensation,
कंपनसेशन लेट मिला है, इस वजह से उसने क्या किया, कुछ इंटरेस्ट भी पे आउट कर दिया, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल अंडर द हेड, टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये मत सोचना कंपल्सरी एक्विजिशन का जो भी है सब कैपिटल गेन में जाएगा, नहीं, अगर इंटरेस्ट मिला है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कब होगा ये, जब उसको मिलेगा इन ईयर ऑफ रिसीट, जिस साल मिलेगा उस साल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इस पे टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। कंपनसेशन कैपिटल गेन में आएगा, बट उसका जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और डिडक्शन भी मिलेगी, डिडक्शन एट 50% अंडर सेक्शन 57 विल बी अलाउड, अंडर सेक्शन 57 विल बी अलाउड, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, ये जितना भी ये टॉपिक है ना, ये बहुत कोई रेयर बुक होगी जो आपको कैपिटल गेन में मिलेगा, ये सारा टॉपिक मिलेगा बुक में, बट इन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर मैंने यहाँ इसलिए करवाया जिससे आप रिलेट कर सको और आपको भी एग्जाम में समझ आए कि अगर ऐसा पॉइंट कंबाइंड आता है तो हाउ आपको उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर मान लो कंपनसेशन बढ़ा नहीं, अथॉरिटी ने कह दिया कंपनसेशन 10 लाख नहीं, अब गवर्नमेंट ने भी डाल दिया, आपने कंपनसेशन 10 लाख दिलवा दिया, लेकिन इनका तो 7 लाख बनता था, 3 लाख रुपए वापस भी करने पड़ सकते हैं। हाँ, ऐसा रेयर केस में होता है, बट होता है। तो अगर कंपनसेशन रिड्यूस हो गया, कंपनसेशन मिला था, उसने तो पैसे भी दे दिए, टैक्स भर दिया, अब क्या होगा, कुछ नहीं है, रेक्टिफिकेशन करवानी पड़ेगी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, और जो भी वो पैसा है वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, वो रिफंड भी आ जाता है जितना टैक्स एक्स्ट्रा पे किया होता है। तो लिखो, if compensation is reduced, if compensation is reduced by any court or authority, अब कोर्ट ने कह दिया नहीं नहीं भाई ज्यादा कंपनसेशन मिल गया है, अब तुम्हारा कंपनसेशन कम होगा। तो देखो कंपनसेशन ज्यादा मिला था, मान लो 10 लाख मिला था, उस पे ना उसने 30,000 का टैक्स दे दिया था, एक रैंडम एग्जांपल लिया। अब उसने कहा ये तो बनता ही नहीं है, 5 लाख का कंपनसेशन बनता था, यानी टैक्स 15,000 बनता था, उसने तो 30,000 दे दिया। तो जो एक्स्ट्रा 15,000 दिए हैं उसके लिए क्या करोगे स्टूडेंट, एक रेक्टिफिकेशन पास करनी पड़ेगी, ठीक है। देन रेक्टिफिकेशन हैज टू बी मेड, जिसमें टैक्स की एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। देन रेक्टिफिकेशन हैज टू बी मेड टू गिव इफेक्ट टू द सेम, टू गिव इफेक्ट टू द सेम। रेक्टिफिकेशन कौन से सेक्शन में आती है, सेक्शन नंबर 155 में, ठीक है। ये था हमारे पास सेक्शन नंबर 45, सबसेक्शन नंबर 5। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन नंबर 2 व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। लिखिए सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन नंबर 2, क्या था ये मैम, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू एसआईटी। ओके, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू एसआईटी। स्टॉक इन ट्रेड में अपने कैपिटल एसेट को उसने क्या किया है, उसने अपने उसको कन्वर्ट कर लिया। पहली बात तो इसका टैक्सेबल ईयर कौन सा होगा, जिस साल में एसआईटी सेल होगा। क्या बोला मैंने आपको, जिस साल में एसआईटी सेल होगा दैट विल बी द टैक्सेबल ईयर। लिखो यहाँ पे टैक्सेबल इन ईयर, टैक्सेबल इन ईयर इन विच एसआईटी सेल, इन विच एसआईटी जो उसका स्टॉक इन ट्रेड है जब वो सेल होगा ना, तो हम कहेंगे दैट इज अ ईयर ऑफ टैक्सेबल ईयर, ठीक है। अब उसको टैक्स लगेगा। अब मान लो यहाँ होगा क्या, देखो आपको पता है स्टॉक सेल होगा ना तो पीजीबीपी आएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर फ्लैट के लिए हमें क्या लेना है, यानी यहाँ पे ना 2 ट्रांजेक्शन हो रही है। क्या, ये एक फ्लैट था पर्सन के पास, उसने इस फ्लैट को पहले ही उसके पास उसकी कैपिटल एसेट थी, वो इसको स्टॉक इन ट्रेड बना दिया, ठीक है। अब एक तो ये जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई है इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इस पे टैक्स लगेगा। कौन से साल में लगेगा, जिस साल में स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। लेकिन जो ये स्टॉक इन ट्रेड सेल हुआ है इस पे भी तो पीजीबीपी देना पड़ेगा, मतलब डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के उसके 2 हेड्स में टैक्स लग रहा है, नहीं नहीं, एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से हमने इसके टैक्स को बाइफरकेट किया हुआ है। देखो कैसे, देखो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर, आइए और 1 मिनट पहले ना एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, जिसने लाइन लगा ली कोई बात नहीं, एग्जाम्पल थोड़ा नीचे लिख लो, उसमें ना 6 to 7 लाइन्स छोड़ देना, उसके बाद ये लिखो। देखो मान लो एक्स के पास उसकी एक कैपिटल एसेट है, उसके पास ना एक फ्लैट है और ये फ्लैट उसका कैपिटल एसेट है, ओके। इसको उसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, एसआईटी में, यानी स्टॉक इन ट्रेड में। कब किया उसने, 10 मार्च 2026 को। और
10th मार्च 2000 ये 2025 लिख लो, ठीक है, जिससे ईयर भी सही रहेगा। ऑन 10th मार्च 2025 को उसने इसको अपने एसआईटी में बना लिया। यानी स्टूडेंट ये इसने ट्रांसफर कौन से साल में कर दिया, अगर मैं बात करूं तो मैम उसने ये साल कौन से साल में ट्रांसफर किया है, तो दैट इज ट्रांसफर्ड इन द प्रीवियस ईयर 24-25। समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ उसने दिया था कि ये जो मैंने फ्लैट है ना, इसको मैंने एक्वायर किया था, खरीदा था। कब खरीदा था? एक्वायर्ड ऑन जून 10, 2006, 10th जून 2006 को लिया था। मतलब समझ आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। ओके, 2 साल से ज्यादा हमारे पास ये एसेट रही है। कितने में खरीदा था? वो कहते हैं जी 60,000 रुपीज में। ओके, लेकिन उसने आपको दे दिया कि इसकी आज की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ना, वो 4 लाख रुपए है। ठीक है, हाँ, मतलब आज की वैल्यू इसकी 4 लाख निकाल दी उसने, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब जिस टाइम 10th मार्च 2025 को जब उसने इसको एसआईटी में कन्वर्ट किया, तो कंसिडरेशन तो कुछ दिया नहीं, बस ये देख लो उस दिन की उस फ्लैट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, कि अगर वो मार्केट में जाके इसको सेल करता तो उसको कितने पैसे मिलते। इस दिन की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 5.5 लाख रुपए। अब यहाँ पे एक बात तो पक्की हो गई, वो क्या? अब जो मैं लिख रही हूँ उसको लिखना मत, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। क्या पक्का हो गया? कि टैक्स बेशक आज नहीं देना, टैक्स देंगे जब ये स्टॉक सेल होगा, लेकिन टैक्स देना कितना है वो आज डिटरमाइन होगा। कितना? 5.5 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू है, यानी एक तरीके से मार्केट में सेल करते तो इतना पैसा मिलता है, दैट इज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस जितने में खरीदा था 4 लाख में। तो उसने कहा भाई 1.5 लाख रुपए का टैक्स लगेगा, 1.5 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा, दैट इज अ कैपिटल गेन। ये आज फाइनल हो गया, लेकिन इस 1.5 लाख पे टैक्स देना कौन से ईयर में होगा? जिस साल में ये फ्लैट सेल होगा। ठीक है, तो ये तो उसी टाइम फाइनल हो जाता है स्टूडेंट कि हाँ भाई कितना टैक्स देना होगा, हमारे पास पता चल जाता है। हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम रफली लिख लेते हैं इतना, इतने पे टैक्स देना, इतना कैपिटल गेन बना है। अच्छा, अब उसने कहा कि चलो इस पूरी ट्रांजेक्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखो स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफर कौन से ईयर में मानोगे मैम? ट्रांसफर तो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 हो गई हमारे पास प्रीवियस ईयर 24-25 में। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 10th मार्च 2025 को ये एसआईटी में जो है कन्वर्ट हो गया। यानी अगर मैं असेसमेंट ईयर लिखूं तो 2025-26 आ गया। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसका कैप गेन कब लगेगा? वो कह रहा है एक्चुअली ना, अब ये जब सेल हुआ, ये सेल कौन से साल में हो रहा है? तो ये सेल हो रहा है प्रीवियस ईयर 25-26 में, नेक्स्ट ईयर जाकर ये सेल हुआ, यानी असेसमेंट ईयर 26-27 में सेल हुआ। ठीक है, तो टैक्सेबल ईयर कौन सा है मैम? टैक्सेबल ईयर होगा जब ये एसआईटी सेल होगा, यानी कैप गेन टैक्सेबल होगा हमारे पास इन असेसमेंट ईयर 2026-27। ओके, अब यहाँ पर बात आई एसआईटी जो है मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि एसआईटी जो है वो सेल किया उसने 25-26 में, उसने क्वेश्चन में लिख दिया। अब यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, लेकिन कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगेगा ये देखते हैं कि कैपिटल गेन कितना निकला। तो यहाँ कैपिटल गेन आ गया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। आपको मैंने समझा दिया फेयर मार्केट वैल्यू क्यों, क्योंकि भाई यही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, मार्केट में जाके सेल करता तो इतने में मिलता है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वरा है तो उसको माइनस कर लो। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हमारे केस में फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट? 5.5 लाख रुपए, और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आया था? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख रुपए। तो यानी 1.5 लाख रुपए जो है उसका कैपिटल गेन है, दैट इज द एलटीसी की है। ये कितना बन रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, अब मैम इस पे बिजनेस इनकम भी लगेगी कुछ? हाँ लगेगी, मतलब अभी तो 1.5 लाख पे टैक्स देगा, फिर बिजनेस इनकम नहीं। देखो क्या हुआ, इस साल एसआईटी स्टॉक सेल हुआ है, स्टॉक सेल होने पे बिजनेस इनकम आएगी। हाँ स्टूडेंट्स, बिजनेस इनकम कैसे निकलेगी? उसने कहा स्टॉक सेल कितने में हुआ? कहता सर ये जो घर सेल हुआ ना, ये सेल हुआ है 6 लाख रुपए में। ओके, अब बात आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, कि कितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा वो लेंगे जहां हमने यहाँ पर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली थी। क्यों? आप एक तरीके से ये चिंतामणि ये कह रहा है कि अगर भूल जाओ कि इसको कैपिटल गेन लगा, एकदम दिमाग से निकाल दो इस बात को। अब एज अ बिजनेसमैन सोच रहा है, वो कहता है अगर मैंने इस फ्लैट को बाजार से खरीदा होता ना, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5.5 लाख रुपए थी। हाँ, मैंने उस पर टैक्स भी दे दिया उस अकॉर्डिंग, यानी वो बन भी गई वैल्यू। अब इसका मतलब मेरी ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गई। मार्केट से खरीदते, जैसे वहां पर अज्यूम किया कि मार्केट में सेल किया, फेयर मार्केट वैल्यू ले ली, ऐसे यहाँ पे भी मार्केट से खरीदा सोच लो, तो फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे ले लो, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
अब बात है हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले ले, नहीं नहीं स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ बिजनेस इनकम हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नहीं लिख रहे ना, हम लिखेंगे कि हमने उसको परचेज कितने में किया, कितने में किया है 5.5 लाख में, तो पीजीबीपी कितना आ गया 50,000 रुपए। क्लियर हो गया? तो जो फेयर मार्केट वैल्यू जिसके बेसिस पे हमने टैक्स दिया है वही यहाँ पे हमारे पास माइनस होगी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑल्सो। ओके, अगर अब मान लो ये पार्टली सेल होता, पूरा सेल ही ना होता घर, तो बस पार्टली इनकम जो सेल हुई है ना उसी पे हम टैक्स लगाते हैं। सो if sale in part, then only part will be taxable, then only part will be taxable, then only part will be taxable। ठीक है, अब मैंने आपको ना वो लिखवाया था ना, एक टेबल सी बनवाई थी, मैंने कहा था कि यहाँ पे 6-7 लाइनें छोड़ देना, अब वो टेबल बना लो। देखो, यानी ऐसे क्वेश्चन में जो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, क्योंकि देखो ट्रिकी है ये तो आप समझ गए हो, लेकिन मुश्किल नहीं है, ट्रिकी उनके लिए है अगर आपको इसकी ट्रिक समझ ना आए। आई होप इस क्लास के बाद आपको ट्रिक तो अच्छे से समझ आ गई है कि कैसे हमें करना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा हमारे पास 2 चीजें निकल कर आएंगी, एक होगा कैपिटल गेन। तो देखो मैंने आपको बोला एक तो निकलेगा भाई कैपिटल गेन और दूसरा निकलेगा पीजीबीपी, बिजनेस इनकम। अब कैपिटल गेन कैसे आता है वो लिख लो स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक इट्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी आएगी? जो भी उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी, कौन सी डेट को? ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के टाइम पे क्योंकि फाइनल हो गया था ना कितना टैक्स देना है, ठीक है, बस टैक्स लगना बाद में था। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना हम एक काम भी करेंगे, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स ना वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसमें से लेस क्या करोगे मैम? लेस करेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या उसके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, माइनस किया, ये हमारे पास आ गया कैपिटल गेन, उसकी इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी दी हुई है तो वो लिख लो। फिर पीजीबीपी, पीजीबीपी कैसे करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले तो स्टॉक एंड ट्रेड का सेल प्राइस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ठीक है। अब बात आई यहाँ पर हमें उसकी माइनस क्या करना है? परचेज तो हमने किया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? माइनस में लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, बिकॉज बेसिकली दैट इज अज्यूम टू बी अ परचेज प्राइस। एक्चुअल नहीं है तो परचेज वर्ड मत लिखना, यहाँ लिखा एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। यानी सिंपल सी लाइन बोलूं तो भाई ये दोनों चीजें सेम आएंगी। कौन सी? ये जो वैल्यू है ना यही यहाँ पर इसकी परचेज में से माइनस हो रही है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट भी कर लेना कि कैप गेन का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनी थी ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना था, सॉरी नॉट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था वही यहाँ पे माइनस हो रहा है। क्यों हो रहा है लॉजिक भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो बचा दैट विल बी द पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट है इस टॉपिक में तो प्लीज उस डाउट को क्लियर कर लेना, बिकॉज इट इज हाईली रिपीटेड इन एग्जामिनेशन। और अगर क्लास अच्छे से समझ आ गई है तो कमेंट्स में जरूर बता देना। और हाँ, मुझे ये बताना कैप गेन तो हम पूरा करने वाले हैं, किसके अलावा आपको और कौन से टॉपिक्स देखने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।